आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये हैं आज की सुर्खियां। इजरायली वॉर कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले बेनी गैंट्स बोले, इजराइल को तबाह करके छोड़ेंगे नेतन्याहू। यूक्रेन रूस ने एक दूसरे पर किए जबरदस्त हमले, जंग का दौर और हुआ तेज। इजराइल ने फिर गजा में गिराए बम, सऊदी अरब और जॉर्डन ने गिराई मदद, आईडीएफ ने गिराई इंसानियत। यूरोपीय यूनियन ने कट्टरपंथी यहूदियों पर और उनके ग्रुप पर लगाया बैन। उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठी इजराइल को हथियार न देने की मांग, सभी रिश्ते खत्म करने का किया गया मुतालबा। और इजराइल के कब्जे में 1500 फिलिस्तीनियों की लाशें, ज़ायनी हुकूमत ने देने से किया इनकार। आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज 16 जुलाई 2024 है। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और सबसे पहले बात इजराइल से ही, वहीं के अखबार के हवाले से। इजराइल के अपोजिशन लीडर बेनी गैंट्स, जिन्होंने हाल ही में इजरायली हुकूमत के वॉर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने कहा है कि वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल को तबाह और बर्बाद करने का इरादा रखते हैं। तबाह और बर्बाद। इरना में छपी खबर के मुताबिक बेनी गैंट्स ने हमास के 7 अक्टूबर वाले अल अक्सा ऑपरेशन से बहुत पहले ही इजराइल को कमजोर करने के लिए भी नेतन्याहू को कसूरवार ठहराया है। बोले 7 अक्टूबर का हमला तो बाद में हुआ, लेकिन इससे पहले ही नेतन्याहू ने इजराइल को खोखला कर दिया था, असुरक्षित, इनसिक्योर कर दिया था। बेनी गैंट्स ने कहा कि नेतन्याहू ने खुद को बचाने के लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स यानी कि न्यायिक सुधार में जो है तब्दीलियां की या न्यायिक सुधार किए, और इससे हुआ क्या, नेतन्याहू की ताकत बढ़ी। बेनी गैंट्स ने कहा कि ये गाजा वॉर से पहले हुआ एक न्यायिक तख्तापलट यानी कि एक जुडिशियल कूप था, जिसने इजराइल को कमजोर कर दिया। आप सभी को याद होगा कि नेतन्याहू पर करप्शन के बहुत ज्यादा चार्जेस हैं और उस बंदे ने अपनी ही हुकूमत के तहत आने वाली अदालतों को कमजोर करने के लिए कुछ कानून बदले थे। 7 अक्टूबर हो गया, वरना वो सब कुछ हो चुका होता। खैर, बढ़ते हैं आगे। यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं। उसने 5 ऐसे इजरायली सिटीजन्स और 3 इजरायली संस्थाओं यानी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ बैन लगाने का ऐलान किया है, जो वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में फिलिस्तीनियों के खिलाफ गंभीर और व्यवस्थित मानवाधिकारों के उल्लंघन यानी कि सीरियस एंड सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के लिए जिम्मेदार है। इस लिस्ट में, यूरोपीय यूनियन की इस लिस्ट में जिन्हें सैंक्शन किया गया है, जिन्हें बैन किया गया है, उसमें तजब 9 नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, जो गजा पट्टी में खाने, पानी और फ्यूल पहुंचाने वाले ह्यूमैनिटेरियन एड ट्रक्स को रोकती थी, लूटती थी। बढ़ते आगे, फिलिस्तीन की बदहाली लगातार जारी है। फिलिस्तीनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यह बताया है कि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में जारी इजरायली हमलों में 9,241 तालिबा इल्म यानी कि स्टूडेंट्स मारे गए हैं और 15,182 स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। यानी एक लिहाज से इजराइल फिलिस्तीन के मुस्तकबिल का कत्ल कर रहा है और वेल प्लान तरीके से कर रहा है। बीच में बात यूक्रेन और रूस की कर लेते हैं। यूक्रेन की सरहद से लगे रूसी इलाकों में यूक्रेन के हमलों से बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स बनाने वाली एक रूसी फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें कम से कम 6 लोग जख्मी हुए हैं। रूस के कुसर्क रीजन के कोरेनेवो शहर की एक फैक्ट्री पर ड्रोन हमले के चलते यह आग लगी थी। उधर रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने रात भर में 13 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह और बर्बाद कर दिया, उन्हें जमीन पर लाकर गिरा दिया, जिसमें कुसर्क इलाके में एक ड्रोन भी शामिल था। यूक्रेनी सरहद के पास रूस के बेलगोरेड इलाके के गवर्नर ने बताया कि यूक्रेनी गोलाबारी में 4 रूसी जख्मी हुए हैं। तो दोनों तरफ नुकसान भी हो रहे हैं, दोनों तरफ हमले भी हैं, दोनों तरफ जख्मी भी हैं और दोनों तरफ लोग मारे भी जा रहे हैं। बात वापस इजराइल की करते हैं, मिडिल ईस्ट की करते हैं, गजा की करते हैं। आईडीएफ में फौजियों की भारी किल्लत हो गई है। ये खबर हमने कई बार आपको बताई, लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल फिर तस्दीक करता है। भारी किल्लत है आईडीएफ में और यहूदी मरने से बचने के लिए फौज में भर्ती नहीं होना चाहते, ये कट्टर यहूदी हैं। इसीलिए अब इजरायली वॉचडॉग मूवमेंट फॉर क्वालिटी गवर्नमेंट ने इजरायली हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर करके आईडीएफ को फौरन 63,000
अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मर्दों की भर्ती करने का हुक्म देने की गुजारिश की है। अदालत से गुजारिश है, 63,000 हमें यह अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स चाहिए आईडीएफ पे। यह खबर खुद इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापी है, लिहाजा आप इस पर इत्माद कर सकते हैं। आखिर क्यों कोई अपनी कमियों को छापेगा, सच है तो छापा जा रहा है। दरअसल हाईकोर्ट ने जून में फैसला सुनाया था इसी साल कि नेतन्याहू की हुकूमत अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी कि कट्टरपंथी यहूदी, जिन्हें आप येशिवा, रब्बी और न जाने क्या कह सकते हैं, उनको फौज में भर्ती करने से मुकर नहीं सकती। कौन? हुकूमत। कौन? आईडीएफ। किसने कहा? कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा कि इन कट्टरपंथियों, येशिवा या रब्बी नौजवानों को मिलिट्री सर्विस में भर्ती करने के लिए हुकूमत बाध्य है, करना होगा, क्योंकि उन्हें छूट देने के लिए जो सारे कानून थे, फ्रेमवर्क थे, वो खत्म हो चुके हैं। असल में ये येशिवा फौज में भर्ती नहीं होना चाहते। उनका मानना है कि हम फौज में जाकर मरना नहीं चाहते, ना हम मरने के लिए पैदा हुए हैं, हम सिर्फ तौरीत पढ़ने और इबादत करने के लिए पैदा हुए हैं। नेतन्याहू के कई मिनिस्टर भी कट्टरपंथी हैं, वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। यही वजह है कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आईडीएफ इन पर जरा हल्का हाथ रख रही है, जबकि आईडीएफ को नए फौजियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मूवमेंट फॉर क्वालिटी गवर्नमेंट, जिसने पिटीशन कोर्ट में दायर की है, इसके चीफ इलियाज श्रागा इस रिपोर्ट में लिखा है कि श्रागा ने कोर्ट से कहा कि आईडीएफ भर्ती में अलग अलग नजरिए से काम कर रही है और कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को बेरहमी से कुचल रही है, और वो हाईकोर्ट के फैसलों की बेशर्मी से अनदेखी भी कर रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, गाफ और खिलाफ दोनों फटे पड़े हैं, और इसमें आईडीएफ कैसे पैबंद लगाती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बात ओमान की करते हैं। ओमान के पास कल कोमोरोस का झंडा लगा एक तेल टैंकर जहाज डूब गया था। इसके 16 क्रू मेंबर अभी तक लापता हैं। ओमान की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक प्रेस्टीज फॉल्कन नाम के इस जहाज के 16 लापता क्रू मेंबर्स में से 13 हिंदुस्तानी हैं, जबकि बाकी के 3 श्रीलंका के शहरी शामिल हैं। जहाज इन्वर्टेड समंदर के अंदर डूबा है, यूं करके खड़ा गया है, किसी ने, जो रिपोर्ट सोर्सेज हैं उन्होंने बताया, और यह पता नहीं चल सका है कि उसमें से तेल लीक हो रहा था डूबने के वक्त या नहीं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक LSEG के शिपिंग डेटा से यह पता चलता है कि टैंकर यमन के अदन बंदरगाह की तरफ जा रहा था, यानी हुतीज ने नहीं डुबोया इसे, हुतीज की तरफ जा रहा था, और ओमान के बड़े इंडस्ट्रियल बंदरगाह दुकम के पास ये टैंकर जहाज पलट गया। फिलहाल 13 भारतीयों से जुड़ी यह खबर भारतीय मीडिया से लापता है। उन्हें बस आज सुबह ओमान में हुई गोलीबारी के बारे में पता है, जिसके बारे में हम दोपहर अपने द हेडलाइंस शो में खबर दिखा चुके हैं। द हेडलाइंस शो जरूर देखा करें, ये दुनिया भर की खबरें हैं, डिटेल खबरें हैं। वहां जो है हेडलाइंस, बड़ी खबरें 10, 12, 15 आपको एक साथ मिल जाएंगी। हेडलाइंस होंगी जो आप पढ़ने से चूक जाते होंगे। बहुत बढ़िया शो है, देखिए करें। बढ़ते आगे। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में नई हुकूमत से कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इजराइल से हर रिश्ता खत्म करने और फिलिस्तीन की आजादी की मांग की है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यानी अंग्रेजों की लोकसभा कह लीजिए, लोअर हाउस, फिलिस्तीन की तबाही के किस्से इस ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंज रहे हैं। साथ ही फिलिस्तीनियों के सब्र की तारीफ भी हो रही है। कई रुकने पार्लियामान यानी सांसदों यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ताजा फॉरेन सेक्रेटरी बने डेविड लैमी से ज़ायनी हुकूमत के साथ तमाम ताल्लुकात, सिफारती हों, तिजारती हों, सब खत्म करने और एक अलग फिलिस्तीनी स्टेट को मान्यता देने, रिकॉग्नाइज करने की मांग की है। ये मांग हुकूमत बरतानिया से की गई है। इरना की खबर आप देख लीजिए, ईरान की न्यूज एजेंसी, इसके मुताबिक लैमी को एक लेटर लिखा गया है इन रुकने पार्लियामान, इन MPs की तरफ से। गजा में शहीदों की जो तादाद लगातार बढ़ रही है और इजराइल के 9 महीने से ज्यादा वक्त से बमबारी और बाकी जेनोसाइड वाले जुल्म जो जारी हैं, उसके खिलाफ इन लोगों ने खत में शिकायत की है। कहा है कि वहां इंसानी बुहरान बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। साथ ही इन रुकने पार्लियामान ने ज़ायनी लीडर्स के खिलाफ बैन लगाने, सैंक्शंस लगाने और इजराइल को हथियार के जरिए सपोर्ट करने का जो एक फैसला है या एक बिजनेस चला आ रहा है, उसको बंद करने का मुतालबा किया है अपनी हुकूमत बरतानिया से। इस खत में मशवरा दिया गया है कि हुकूमत बरतानिया को UK इजराइल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत रोकने पर गौर करना चाहिए। दोस्तों, ब्रिटेन ने ही यहूदियों को लाकर फिलिस्तीन में बसाया था। आज की तारीख में इस मुखालफत से बरतानिया हुकूमत पर क्या
اثر پڑے گا یہ تو مجھے نہیں پتا، شاید کچھ بھی نہ پڑے، لیکن جب آج کے دور کی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ جب مسلم ممالک اسرائیل سے اپنے تعلقات وسیع کر رہے تھے تب کچھ دیوانے انگریزوں کی پارلیمنٹ میں فلسطین کے حق کی آواز اٹھا رہے تھے۔ ان کی آوازیں اور ان کی خاموشی دونوں تاریخ میں درج ہو گئی۔ اب کچھ جھٹپٹ انداز میں کچھ بڑی خبریں اسکرین سے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ زیونسٹ نے 1500 فلسطینیوں کی باڈیز، ان کے جسم، ان کے بے جان جسم، ان کی لاشیں دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ارنا نے اپنی خبر میں آج 16 جولائی کو لکھا ہے، اور اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ غزہ میں جنگ کی شروعات میں ہی یہ لوگ مارے گئے تھے۔ کچھ کی لاشیں نکال کر لے جانے کا الزام ہے IDF پر کہ قبرستان سے ان کی لاشیں لے گئے۔ کچھ کے بارے میں یہ الزام ہے کہ انہیں مارا اور ان کے نام و نشان مٹانے کے لیے اسرائیل میں بھر بھر کے ہے لاریز میں، آرمر وہیکلز میں، اور آپ کا جو بلڈوزرز ہیں ان کے پیچھے ڈال کر انہیں لے گئے۔ فی الحال کچھ کو لے گئے اور وہاں پر قید رکھا ڈیٹینشن میں، وہاں وہ مارے گئے۔ کئی طرح کے الزامات ہیں اور کل جمع یہ 1500 لوگوں کی باڈیز ہیں جو اسرائیل کے قبضے میں پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں ہیں، وہ ڈیکمپوز ہو گئی۔ انہوں نے انہیں سنبھال کر رکھا ہوگا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر بھی اسرائیل نے کہا ہے نہیں دیں گے، واپس نہیں دیں گے۔ دوسری بڑی خبر، یمن کے حوثیز انصار اللہ موومنٹ نے، جن کی یمنی آرمڈ فورسز ہے YAF، انہوں نے 3 نئے آپریشنز انجام دینے کا دعویٰ کیا ہے لال ساگر میں، اور انہوں نے کہا کہ تمام شپ کسی نہ کسی صورت میں اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ 16 جولائی کی ارنا کی خبر ہے۔ رائٹ لیفٹ میں آپ کو تاریخ دکھ جاتی ہے اور ادھر سینٹر میں آپ کو ہیڈ لائنز۔ تو جنہیں تاریخ کا شوق ہو وہ ہیڈ لائنز میں اوپری تاریخ دیکھ لیا کریں، اچھی بات ہے، شوق ہونا چاہیے، زندگی بنا شوق کے نہیں ہونی چاہیے۔ پریس ٹی وی جو ایران کا ایک چینل ہے، ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے بھی آج کی خبر دی ہے، اور یہ جو فورن منسٹر ہیں ایران کے، فی الحال انٹرم فورن منسٹر علی باغیری کانی، ان کا بھی بڑا سخت مزاج رہتا ہے امیر عبدالنہیان کی طرح، جو اب شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ US میجر آبسٹیکل غزہ میں اسرائیلی جینوسائیڈل کرائمز کو روکنے میں امریکہ ہی سب سے بڑا آبسٹیکل ہے، سب سے بڑا روڑا ہے۔ یہ جنگ، یہ جینوسائیڈ نہ جانے کب کا رک گیا ہوتا اگر یہ امریکہ بیچ میں نہ ہوتا۔ الجزیرہ کی خبر ہے جو آپ کو بدلتی ہوئی ہیڈ لائنز ہیں۔ فی الحال تو جب میں نے پڑھی تو 40 لوگ آج میں اسرائیل میں شہید کر دیے، اسرائیل کے حملوں میں شہید ہو گئے غزہ میں، اور یہ لگاتار بتایا جا رہا ہے کچھ نئے اسکولز پر حملہ کیا گیا ہے، ان میں بچے سب سے زیادہ شامل بتائے جا رہے ہیں۔ لگاتار اسرائیل کی بمباری جاری ہے، بم لگاتار اسرائیلی ایئر فورس گرا رہی ہے، ہاں لیکن ہوائی جہازوں سے ایڈ بھی گرائی جا رہی ہے۔ یہ دعویٰ عرب نیوز نے کیا ہے کہ جارڈن اور سعودی عرب نے 3 نئے ایئر ڈراپس کنڈکٹ کیے ہیں، 3 بار غزہ میں مدد گرائی ہے۔ کاش یہ اپنے جہازوں سے کبھی غزہ کی حفاظت کے لیے فوجی اتار پاتے۔ فی الحال تو یہ مدد سے بھرے ہوئے جو کنٹینرز ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ایک بڑے بڑے لکڑی کے گتوں کے اندر بند سامانات ہوتے ہیں، اسے گراتے ہیں پیراشوٹ کی مدد سے۔ اس میں کچھ لوگ اس کے نیچے مارے بھی جاتے ہیں، کچھ ڈوب جاتے ہیں جب یہ سمندر میں گرتے ہیں۔ ہاں، سعودی عرب سے ایک اور جڑی خبر ہے، ویرائٹی جو سنیما کی خبریں دیتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی آج ہی 16 جولائی میں کہ سعودی عربیہ میں جو ہے اب نئے اور 4 آئی میکس بننے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پردوں پر مووی جو آئی میکس میں چلتی ہے، آئی میکس تھیٹر، وہ 4 اور نئی لوکیشنز پر بننے جا رہے ہیں۔ اور جو سعودی عرب میں سنیما ہال دکھانے کا سب سے بڑا ایگزیبیٹر ہے مووی سنیما، وہ یہ کمال کرنے جا رہا ہے، اور یہ جدہ میں ہوں گے، ریاض میں بھی ہیں، ویسے بھی دہران میں بھی ہیں، بہت سی جگہ ہیں۔ خیر اس کے بارے میں کیا پڑھنا، سعودی کی 2 خبریں مجھے مل گئیں تو میں نے کہا آپ کو بتا دیں۔ خیر خبریں تو بہت تھیں۔ المیادین لبنانی ویب سائٹ کی آپ خبر ایک دیکھ لیں، سوڈان کے بارے میں ہے، جہاں UN کے حوالے سے خبر دی گئی ہے کہ جو سوڈان میں انسانی بحران ہے، جو ڈسپلیسمنٹ ہے، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، گولی سے مر رہے ہیں، کانفلکٹ جو وہاں کی گورنمنٹ کی آرمی کے بیچ ہے اور RSF کے بیچ ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے UN دونوں فریق سے، دونوں پارٹی سے بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس جنگ کو روکا جا سکے، اس پورے کانفلکٹ کو روکا جا سکے، کیونکہ UN نے اسی خبر میں حوالے سے ان کے لکھا گیا ہے کہ 13 ملین لوگ، لگ بھگ 13 ملین لوگ، معاف کیجیے 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ
अपने घरों से दूर भाग रहे हैं, अपने जान बचाने के लिए डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। एक खबर है जो मैंने आपको अभी पिछला एपिसोड दिखाया उसी बारे में। चाइना एक बड़ी मीटिंग कराने जा रहा है बीजिंग में। हमास और पैलेस्टीनियन मूवमेंट जो है वेस्ट बैंक वाला, जिनकी पार्टी की सरकार महमूद अब्बास साहब हैं, फतह और हमास की मीटिंग उनके लीडर्स की कराने जा रहा है कि वो लोग मिलकर निजाम संभालें आगे चलकर गजा का और पूरे फिलिस्तीन का। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, इजराइल और अमेरिका को मात देनी है तो आप दोनों को फिलिस्तीन के लोगों के लिए मिलकर चलना होगा। इस एपिसोड को आप जरा पीछे जाकर इसे लास्ट वाला एपिसोड जरूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद बोल इंडिया में आपने जिन्होंने भी अब तक आखिर तक खबर देखी है, आज बताइएगा जरूर किस किसने देखी और बताइएगा क्या अच्छा लगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं मोहब्बत मिल रही है, आपका शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। क्यूआर कोड तो आप देख ही रहे थे, आपको पता ही है। सलामत रहिए।